पहली बात तो ये तय हो कि रामचरण जी बोरा जो जयपुर के सांसद होकर टिकट कट रहा है। हमें सबसे बड़ी बात समस्या जयपुर से हम रवाना हुए, ये घटना है 20 अक्टूबर 1990 की कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोकसभा सीट के दावेदार आप जयपुर से हैं। देखिए है नमस्कार दोस्तों, सिटी तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा के जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी पार्टी अपनी कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत में जुट गई है और वहीं तीसरी मोर्चा भी अपनी मेहनत में जुड़ चुकी है। यहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अभी यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, मिश्रा जी से मैं बात करूँगा। सर्व ब्राह्मण समाज के लिए जो मेहनत किए हैं और किस तरह स्ट्रगल किए थे, किस तरह समस्याओं का सामना किए, तो अभी इनसे बात करेंगे और बताएंगे कि कैसी अब तक इनकी सफ़र रहा। और सबसे पहले आप बताएं कि अब तक जो आपका सफ़र रहा कैसा रहा। सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय मुझे रहा है काम करते हुए। छात्र राजनीति के समय मैं सक्रियता से लग गया था मेरे काम के अंदर। और जब वर्ष 1989-90 में राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था तो उसमें मैंने अग्रणी भूमिका निभाई। कार सेवा में मैं गया और उद्देश्य ये था कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के रूप में भगवान राम है, राम के बिना काम नहीं है और राम के बिना कुछ हो नहीं सकता। हमारा देश और इसकी आत्मा भगवान राम है और ये किसी जाति समुदाय या किसी के विरोध में नहीं है, ये सबको साथ लेके चलने की बात है। और इस भावना के साथ मैं कार सेवा में जब छात्र राजनीति में तब मैं गया। राजस्थान विश्वविद्यालय मैंने छात्र राजनीति करी, महाराजा कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रहा और एक मन था कि कुछ अच्छा काम किया जाए जिससे लोगों की जनता की सेवा कर पाएँ। इस भावना के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने काम चलना चालू किया। ब्राह्मण महासभा का जब अध्यक्ष बना तो तब से मैंने तय किया कि समाज के साथ साथ, क्योंकि ब्राह्मण सबको दिशा देने की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है, ब्राह्मण किसी के खिलाफ नहीं है, तो ऐसे जाति समुदाय मैंने जन्म लिया है तो मेरा दायित्व बनता है कि ऐसे समाज को एक सही दिशा दी जाए और सही दिशा को देने के लिए उनको संस्कारित बनाया जाए, उनमें कुछ चेतना जागृत की जाए। तो इस भावना से हमने कार्यक्रम चालू किए। जब जब जयपुर में और कोई समस्या आई तो सबसे पहले मैं खड़ा हुआ दिखा। चाहे जयपुर में बम विस्फोट हुए हों तो सबसे पहले आपका भाई सुरेश मिश्रा सबसे आगे खड़ा हुआ था। जयपुर में हमने सबसे बड़ा इवेंट चालू किया जयपुर मैराथन के नाम से, जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैराथन के रूप में अपनी स्थापना कर चुकी है। 15 साल के अंदर लगभग 13 लाख लोग इस मैराथन में दौड़ चुके हैं और इस बार भी 4 फरवरी को ये मैराथन होने वाली है। तो एक हमने स्पोर्ट्स इवेंट जयपुर को दिया और उसके पीछे मन यही था कि लोग फिटनेस के प्रति अवेयर हों। तो ये कार्यक्रम लगातार चलता आ रहा है। साथ ही मेरे मन में संकल्प रहा कि जो गरीब बच्चे हों, वो किसी जाति समुदाय के हों, किसी वर्ग के हों, उन लोगों की मदद की जाए। तो अब तक हमने 3000 से ऊपर बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करी है। जो गरीब बच्चा खाली इसलिए नहीं पढ़ पाता कि फ़ीस की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी फ़ीस की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। तो ऐसे मैंने सामाजिक जीवन में राजनीति के अलावा और मैंने निश्चित रूप से ये प्रयास किया कि अपनी बात को मजबूती से कहूँ। जहाँ भी जिस मंच पर मैं रहा अपनी बात को मैंने मजबूती से कहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला समय निश्चित रूप से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और ऊंचाइयों पर जाएगा और ऊंचाइयां प्राप्त करके देश का नाम रोशन होगा। सर आप ये बताएं, जब कार सेवक में आप वहाँ उसमें भागीदारी लिए थे तो उस टाइम किस तरह समस्याओं का, कई समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा आपको, तो किस तरह आप उस समस्या का फेस किए थे? देखिए, हमें सबसे बड़ी बात समस्या जयपुर से हम रवाना हुए, ये घटना है 20 अक्टूबर 1990 की। दिवाली के तुरंत बाद में भैया दूज आती है और भैया दूज के बाद में सब लोग अपने अपने घरों से इसी संकल्प के साथ कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस भावना के साथ यहाँ से रवाना हुए। और मथुरा जयपुर से रेलवे स्टेशन से बैठ के हम 100 लगभग 32 लोग थे, 132 लोगों की संख्या के साथ में जयपुर से रवाना हुए। और जैसे ही मथुरा स्टेशन पे पहुँचते पुलिस ने हमको ताबड़तोड़ पकड़ लिया। खूब पिटाई हुई और खूब ठोकापिंदी करके हमको पकड़ के ले गए और ले आकर के सीधा बंद कर दिया। और पहले तो ले गए सीधा नरोली थाने, मथुरा स्टेशन पर पड़ता है वो। वहाँ हमारे नाम पते नोट किए गए, वहीं पिटाई भी खूब हुई, डंडे भी खूब खाए हम लोगों ने। और उसके बाद में वो लेके गए, क्योंकि मुलायम सिंह जी का राज था और मुलायम सिंह जी के राज में उनके जो गुंडे थे, पुलिस वाले गुंडे, वो गुंडागर्दी कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस टाइम जो कितने दिन आप जेल में रहे थे? उसके बाद में हमको उठा के जेल में बंद कर दिया गया और जेल में ले गए एटा जेल। एटा जेल में हम लोग बंद रहे और मैं लगभग 20 दिन तक जेल में बंद रहा। वहाँ से जेल से छूट के जब आए तब तक कार सेवा का काम हो चुका था और एक नया अनुभव था कि राम के नाम लेने पर डंडा पड़ रहा था। तो ये बड़ा दुर्भाग्य था और उसी का नतीजा निकला कि राम ने उनका काम तमाम कर दिया। जिन जिन लोगों ने राम से बैठ लिया तो लोग निश्चित रूप से खत्म हो गए। उस टाइम आपको पुलिस कितने दिन जेल में रखी थी? 20 दिन जेल में बंद रहा मैं, 20 दिन जेल में। तो 20 दिन लगातार पिटाई होती रही? पिटाई तो जेल में नहीं होती है, थाने में होती है पिटाई तो। जेल में तो जो है जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अच्छा, जब भी सरकारी नौकरी की बात आती है तो युवा की आयु बढ़ाने की बात भी आपने कहा, और तो उस टाइम आप युवाओं के समर्थन में उतरे तो सरकार आपको किस तरह देखी थी? देखिए, निश्चित रूप से जब जनता की समस्याएं आती है सामने, उनका निवारण करने का दायित्व बनता है हम सब लोगों का मिलकर के।
और इसी प्रयास के तहत जब ये सरकारी नौकरियों में उम्र बढ़ाने की बात चली तो निश्चित रूप से समस्याएं सामने थी बच्चों के सामने। युवा परेशान था इस बात से कि उसके साथ में समय कम था और उसका एग्जाम देने थे अलग अलग, तो वो एक फिर कोविड का समय भी आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी उम्र बढ़ाना जरूरी थी। सरकार से मैंने बात करी, नहीं माना तो मैंने आंदोलन किया और मेरा आंदोलन को सफलता भी मिली। और मैं तो साफ कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ चाहे राज आएंगे और जाएंगे, हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं और जनता की सेवा करने का दायित्व हमारा बनता है। जनता की समस्याओं को सुलझाने का दायित्व हमारा बनता है। उस भावना के साथ सदैव मैंने काम किया और आगे भी करता रहूँगा। एक खबर ऐसी सूत्रों के हवाले से निकल के आती है कि आप राजस्थान के जयपुर से दावेदार होने वाले हैं लोकसभा सीट के, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जयपुर की जनता की मैंने बहुत सेवा करी है। जयपुर के लिए मैंने हमेशा काम किया है। जयपुर की आवाज़ बन के मैंने प्रयास किया कि अपनी बात जनता की बात पहुंचा पाऊं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाना और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जनता की सेवा अधिक से अधिक कर पाऊँ मैं। और पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर मैंने तन मन धन से तीनों से पार्टी की सेवा करी। सारी विधानसभाओं में मैंने काम किया। 8 विधानसभाओं में पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी। उन 8 विधानसभाओं में गया, जनता को जोड़ने का प्रयास किया। मेरे खुद के व्यक्तिगत समर्थक भी लोग थे। पूरे प्रदेश भर में मेरी जो ब्राह्मण महासभा की यूनिटी थी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद से राजस्थान में सुशासन आया है। राजस्थान के अंदर एक डर का वातावरण था वो खत्म हुआ है। सब मिलजुल के रह रहे हैं। 36 कौमें एक साथ मिलकर रह रही है। कोई सांप्रदायिक बात नहीं हो रही है और सबसे बड़ी बात, सब मिलकर साथ रहने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी अगर मुझे अवसर देगी तो निश्चित रूप से जनता की मैं सेवा ज़्यादा कर पाऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। अवसर देगी तो काम करूंगा, नहीं देगी तो कोई दिक्कत नहीं है। काम करने के लिए मैं तैयार पहले भी था, आज भी और आज भी आगे भी रहूँगा। ब्राह्मण समाज के महासभा के अध्यक्ष आप थे और इसके बाद आप राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, तो ये एक अलग निगाह से पब्लिक नहीं देखेगी आपको? देखिए, जनता की सेवा करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सेवा करने के लिए जैसा मन बने वैसा काम करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने इस लोगों को रास्ता दिखाया है कि देश की सेवा करनी है तो कैसे करनी है। तो मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के देश की सेवा के लिए, राजस्थान की सेवा के लिए और जयपुर के लिए काम करने के लिए सब लोग तैयार हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि राजस्थान का विकास कैसे होगा, राजस्थान कैसे आगे अग्रणी राज्यों की श्रेणी के अंदर खड़ा होगा। तो लोकसभा सीट के दावेदार आप जयपुर से हैं? देखिए, है, पार्टी ने अगर तय किया तो चुनाव लड़ूंगा मैं। क्योंकि पार्टी ही तय करती है कि किसको चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना। इसके लिए बोर्ड बना हुआ है, कमेटी बनी हुई है, सब नामों की छटनी होती है। और पहली बात तो ये तय हो कि रामचरण जी बोरा जो जयपुर के सांसद, उनका टिकट कट रहा है, कटेगा तो मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पार्टी जो तय करेगी अच्छा करेगी, चाहे मेरे हित में करे चाहे कोई किसी के हित में करे। पार्टी उस व्यक्ति का चुनाव करेगी जो पार्टी के हित में काम कर सकता है। तो कैसे पता चला रामचंद्र बोरा जी का टिकट कटने वाला है तो मिलेगा आपको या नहीं कटने वाला है? देखिए, कटने वाला क्यों है ये भी मालूम नहीं है और मिलने वाला क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब बातें आपसे सुन रहा हूँ मैं, सूत्रों के हवाले से आप बता रहे हो। मेरा तो इतना ही कहना है कि मैं जनता की सेवा के लिए पहले भी तैयार था, आगे भी तैयार हूँ, आगे भी तैयार हूँगा। जी जी बिल्कुल, आप पहले भी बहुत सारी मेहनत किए जनता के लिए और आप आगे भी तैयार हैं मेहनत करने के लिए जनता के लिए। तो दूसरी बात आप ये बताएं कि राजस्थान में ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री बने, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पार्टियां कभी भी जाति के हिसाब से फैसले नहीं किया करते हैं। भजन लाल जी पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जिन्होंने लगभग अपने जीवन के 25-30 साल पार्टी सेवा में लगाए। उस सेवा का नतीजा ही था कि मोदी जी हमेशा ऐसा काम करते हैं जो सबसे अलग होता है। और मोदी जी ने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया तो उनके मन में ये विचार है कि कार्यकर्ता को कैसे सम्मान दिया जाए। उस सम्मान की भावना के साथ उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री, पहले बार के विधायक और मेरी पुरानी विधानसभा सांगानेर के विधायक सम्मानीय भजन लाल जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया। जैसे वो मुख्यमंत्री बने हैं, पिछले 1.5 महीने में राजस्थान में ताबड़तोड़ कार्यक्रम दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। कल उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन भी किया सांगानेर की जनता की सेवा के लिए। तो ये सब बातें अच्छी हैं और कार्यकर्ता को एक मौका मिलता है तो और कार्यकर्ताओं में जोश आता है कि हम भी काम करेंगे तो अवसर मिलने की संभावना बनती है। दूसरी बात आप ये बताएं कि ऐसा नहीं लगता आपको एक विधायक पहली बार बने और मुख्यमंत्री बनाए तो ये एक नया अनुभव है और काम करने का तरीका ही अलग होगा? देखिए, जो भी पहली बार मुख्यमंत्री बनता है, पहली बार विधायक बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो ये हमेशा ऐसा प्रयोग होते रहे हैं। और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी में ऐसे प्रयोग होते रहे हैं। और पहली बार विधायक बनेगा तभी वो मुख्यमंत्री बनेगा। भजन लाल जी को कार्यकर्ता थे इसलिए चर्चा ज़्यादा हो रही है इस बात की। और अशोक गहलोत पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा जी पहली बार एमएलए बनी, मुख्यमंत्री बनी। तो होता रहता है, ये कोई नया काम नहीं है। जी जी, ये बात तो सही है, ऐसा कई बार हुआ है, ये नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। और आपको ये भी देखने को मिला होगा कि जब बीजेपी की सरकार यहाँ पे जीती और मुख्यमंत्री की सीट के दावेदार कई सारे रेस में थे, उसके बाद भी नाम
मुख्यमंत्री का बाहर नहीं आ सका और लीक नहीं हो सका। सबसे बड़ी बात है राजस्थान के लिए, मुख्यमंत्री का नाम जो लीक नहीं हो पाया, क्योंकि वसुंधरा राजे जी खुद ही नाम देखकर चौंक गई। तो इस चीज़ को आप कैसे देखे थे उस टाइम? मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, जी और मोदी जी अच्छा काम ही करते हैं, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, सबके हित में करते हैं। और चौंकने वाली बात जैसे को आप कह रहे हो, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि दायित्व उनका था कि वो इसका फैसला करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, वीडियो जैसा वायरल हुआ और उनका फेस देखा गया वीडियो के जरिए, और मीडिया यही कहती है कि वसुंधरा राजे जी चौंक गई थी वो नाम देखकर, क्योंकि वैसा नाम ही था, एक ऐसे नाम थे जो पहली बार जीते और उसके बाद उनको सीएम के पद पे बैठाने की कोशिश किया जाता था, वो नाम देखकर चौंक गई थी। ऐसा है कि कामराज जी, जब पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और साथ साथ विधानसभा के सारे विधायकों ने मिलकर नाम तय कर लिया और ऊपर से इसकी हरी झंडी मिल गई, तो वसुंधरा जी की जिम्मे था कि वो नाम बताएं। तो वो जो वीडियो दिख रहा है ना बार बार आप लोगों को, जो लोग कह रहे हैं कि साहब गड़बड़ हुई है, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी कोई नाम लेके आएगा तो मैं पूछूंगा यार ये किसका नाम है, होता है। तो भजन लाल जी का नाम देख के उनको अच्छा लगा, उनको बहुत खुशी हुई, उनको लगा कि एक कार्यकर्ता को सम्मान मिला है, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इस बात से वो खुश थी। तो आपने अब तक जैसा बताया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। और दूसरी बात, आप एक बार और बताएं कि जब आप कार सेवक में शामिल हुए और उसके बाद 20 दिन बाद आप जेल से निकले, तो उसके बाद आप कैसे उस सफ़र को देखे और किस तरह फेस किए? फिर से उसमें जाने का आप कोशिश किए या नहीं? बिल्कुल, 1992 की कार सेवा में मैंने जाने का प्रयास किया, लेकिन फिर जयपुर में गिरफ्तार हो गए उस समय तो हम लोग। तो ये तो एक अनवरत सब लोगों का मन था कि राजस्थान में कि लोग, हर व्यक्ति चाहता था कि मैं कार सेवा का हिस्सा बनूं, और पूरा देश एकजुट होकर के कार सेवा के साथ में जुड़ने को तैयार था कि भगवान राम का काम करने का हमको अवसर मिले, तो उससे बड़ा कोई अवसर हो नहीं सकता। और इसी भावना के साथ सब लोग वहाँ जुड़े हुए थे। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि जो राम के काम में गड़बड़ करेगा उसकी खुद ही गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी भगवान श्री राम की प्रतिमा वहाँ बनाई गई और मंदिर भी बनाई गई, राम मंदिर वहाँ पे अब बन गया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राम का काम पूरा हो रहा है, और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सपना उन्होंने देखा था और सपने को उन्होंने पूरा करके दिखाया, वो मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा संकल्प लिया था, वो संकल्प उन्होंने पूरा करके दिखाया। वो बात सही है, आपका जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी का था वो पूरा हो गया। अब आगे युवाओं के लिए क्या सोच रहेगी इनकी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस समय हजारों युवाओं की लाठियाँ खानी पड़ी लोगों को, बहुत सारे लोग मारे भी गए, सरयू नदी का लाल जल हो गया था उस समय। तो ऐसी परिस्थिति में जिस काम के लिए इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया हो, उनको तो मैं नमन करता हूँ, उन कार्यसेवकों को नमन करता हूँ कि जिन्होंने अपना बलिदान दिया और जिन्होंने अपना परिश्रम दिया, तन दिया, मन दिया, धन दिया, उनको भी नमन करता हूँ कि सब लोगों ने मिलकर प्रयास करके एक बड़ा काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने उस सपने को सबको साकार करके दिखाया। 500 वर्षों की गुलामी ख़त्म हुई और ये तय हुआ कि हिंदुस्तान में जो रहते हैं लोग वो भगवान राम के भगत हैं। पूरे विश्व में इसको सेलिब्रेशन किया गया, तो इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है कि एक 500 वर्ष का सफ़र तय हुआ, इसके बाद है वहाँ पे एक मंदिर बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो आप ये बताएं कि युवाओं के लिए, युवाओं की नौकरी के लिए, युवाओं के बारे में, युवाओं के हित के बारे में क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे? और या नरेंद्र मोदी जी से क्या मांग करेंगे युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए हर प्रकार की व्यवस्था सरकार कर रही है। रोजगार मूलक जितने भी काम है वो चालू कर दिए गए हैं। सरकारी नौकरियां भी निकाली जा रही हैं, तो सरकारी नौकरियां लिमिटेड है, तो युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का काम देश में पहली बार बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है और युवा तैयार हो रहे हैं। और इसी कारण से देखो, पूरे देश का युवा मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे, विधानसभा का चुनाव जीत ही लिया। और क्योंकि युवाओं को लग गया है कि मोदी जी अकेली आशा है, मोदी जी है तो गारंटी है, वो किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बात किया, आपका जवाब बहुत ही अच्छा रहा और जितना भी मैंने सवाल किया, आप वो सारे सवालों का जवाब आपने बहुत अच्छा से दिया। तो आपने अब तक में वक्त दिया, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाया, चर्चा करी मेरे से आपने, धन्यवाद।